हेलो गाइस, मैं अभिषेक विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन में आपकी स्वागत करता हूं। मैं आपकी ज्योग्राफी की फैकल्टी हूं और आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के कुछ बेसिक्स पार्ट पढ़ेंगे। बेसिक पार्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी की, वो आपको ना पढ़ना पड़े, उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़े और आप ये टाइम अपना कहीं और डिवोट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, राइट। तो बेसिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है। फर्स्ट में आप देखेंगे हम लोग कि शेप ऑफ अर्थ क्या है। देखिए, अर्थ की शेप को हम लोग बोलते हैं जिवॉइड। जिवॉइड क्यों बोलते हैं? जिवॉइड मींस होता है अर्थ लाइक शेप। अब अर्थ लाइक शेप क्या होता है? जैसे हम लोग बचपन में अर्थ को या अभी भी अर्थ को हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक गोला है, पर ऐसा नहीं है। ये पोल्स पे कुछ फ्लैट है और यहाँ पे इक्वेटर पे ऐसे बल्ज है, राइट। और इसीलिए हम लोग कहते हैं अर्थ लाइक शेप और जिवॉइड। देखिए, अब जिवॉइड में आप नेक्स्ट जो यहाँ पे आपकी हमारा कंसेप्ट है, हम देखते हैं उसको। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि व्हाई देयर इज bulge at equator? Why there is bulge at equator and poles are relatively flat? इक्वेटर पे बल्ज क्यों है एंड पोल्स रिलेटिवली फ्लैट क्यों है? तो इसके स्टूडेंट्स तीन प्राइमरी रीजन है। पहला रीजन है हमारा, फर्स्ट रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है। अब रोटेशन ऑफ अर्थ से एक फोर्स जनरेट होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ से एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सपोज ये सेंटर है, सेंटर से आउटवर्ड जो फोर्स लगती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर से आउटवर्ड, बाहर की तरफ जो निकलती है, राइट। देखिए, इसमें एक कंफ्यूजिंग एक और चीज है, सेंट्रीपिटल। तो हमें याद रखना है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच का डिफरेंस इस तरीके से कि सेंट्रीफ्यूगल में जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल में जो होता है वो एफ होता है। एफ मींस फार अवे, बाहर निकल रहा है, सेंटर से आउटसाइड जा रहा है। और सेंट्रीपिटल में पी होता है, पी मींस पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से आप सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का डिफरेंस याद कर सकते हैं। तो पहला हमारा रीजन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मैक्सिमम है इक्वेटर पे। क्यों मैक्सिमम है इक्वेटर पे? क्योंकि अर्थ की जो रोटेटिंग स्पीड है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम है और मिनिमम आपके पोल्स पे है। पोल्स पे क्यों मिनिमम है? क्योंकि पोल्स पे अर्थ की स्पीड मिनिमम है, रोटेशनल स्पीड मिनिमम या जीरो है, राइट। अब इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम इक्वेटर पे है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका मैक्सिमम इक्वेटर पे होगा तो बल्ज भी आपका इक्वेटर पे ही आएगा। क्यों बल्ज आपका इक्वेटर पे आएगा? इसलिए क्योंकि ये सेंटर से आउटसाइड खींचेगा, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेटर पे बल्ज आ जाएगा। पहली इशू। दूसरी बात, पोल्स पे मिनिमम है तो इसे पोल्स को बाहर नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि पोल्स के पास आपकी जो फोर्स है वो मिनिमम या जीरो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। दूसरा जो है रीजन, सेकेंड रीजन जो आप लोगों को जानना है कि बल्ज क्यों है इक्वेटर पे और पोल्स पे फ्लैट क्यों है, वो है आपकी ग्रेविटी, राइट। ग्रेविटी। अब देखिए, ग्रेविटी जो है एक अट्रैक्शनल फोर्स है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होती है एट द रेट पोल्स पे और मिनिमम होती है ग्रेविटी हमारे इक्वेटर पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ग्रेविटी का रूल कौन दिया था? न्यूटन जी ने, ठीक है। वो होता है G m1 m2 बाई r स्क्वायर। G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जिसमें आपका r रेडियस है, ये G कांस्टेंट है और
m और m1 m2 जो है मास है। न्यूटन ने ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में कहा था, ग्रेविटेशन में कहा था कि कोई भी दो फोर्स जिनकी मास हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब ये मैं पेन छोड़ू नीचे से गिरेगा और ये नीचे गिर के अर्थ के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की मास ज्यादा है, इसलिए पेन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अर्थ जो है हमारे मून को भी अट्रैक्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि अर्थ की मास ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। ठीक उसी प्रकार सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ से सन की मास ज्यादा है। राइट? तो अब देखिए m1 m2 जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ gm भी लिख सकते हैं। राइट? सिर्फ क्या लिख सकते हैं? gm by r²। राइट? तो अब अर्थ है, अब अर्थ में क्या है कि सपोज ये अर्थ का सेंटर है, अब इक्वेटर इधर है, इक्वेटर में बल्ज है, बल्ज इस उसमें देखो इक्वेटर में बल्ज है, तो बल्ज होगा तो ये सेंटर से और दूर चला जाएगा, अवे चला जाएगा। ये 2D इमेज है, आप 3D में इसको इमेजिन करो। और जब पोल्स फ्लैट होगी तो ये सेंटर से पास आ जाएगा, मींस ये वाला जो सपोज इसको मैंने कहा R1 और ये R2, तो R1 जो है R1 इज लेस देन R2। तो यहाँ पे सेंटर से इक्वेटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो ज्यादा होगी। और जब सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा होगी, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो वहां पे कम ग्रेविटी लगेगी। जैसे कैसे हम इसको आप इमेजिन कर सकते हो, इसको आप 3D में इमेजिन करो कि बीच में सेंटर है जहां से ग्रेविटी वर्क करती है, वहां से आपका इक्वेटर दूर है एज कंपेयर टू पोल्स। राइट? पोल्स पास है। आप इमेजिन करो कि अर्थ से आप जितना दूर जाते हो ग्रेविटी आप पे उतनी कम होती जाएगी, और जितना पास आओगे ग्रेविटी आप पे उतनी ज्यादा लगेगी। तो जो पोल्स है वो सेंटर से पास है, इसलिए पोल्स पे ज्यादा ग्रेविटी लगती है। इसलिए हम लोगों ने कहा हुआ है कि ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है जी, ये हो गया। अब ग्रेविटी मैक्सिमम एट पोल्स और मिनिमम एट इक्वेटर, तो क्या होगा? अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है इक्वेटर पे और ग्रेविटी मिनिमम है इक्वेटर पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा काम करेगा और वर्क करेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी रहती तो उसे दूर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर खींचना चाहता, बल्ज क्रिएट करना चाहता, पर ग्रेविटी उसको बोलती कि नहीं नहीं नहीं, आप बल्ज क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करके रखती सेंटर की तरफ। पहला रीजन इसलिए इक्वेटर पे बल्ज है। और दूसरा रीजन जो पोल्स है वहां पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी तो उसको अपने तरफ खींच लेगा। राइट? सेंटर अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए ये फ्लैट रीजन बन गया। तो आपको क्या 3 रीजन याद रखना है? पहला रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक फोर्स क्रिएट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा ग्रेविटी। राइट? ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए बेसिक्स में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, सेकेंड बेसिक्स पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ टिल्टेशन। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ टिल्टेशन ये बेसिक एकदम ज्योग्राफी का पार्ट है, पर बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। अब इसको हम लोग इमेजिन करने के लिए, इसको हम लोग समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है। राइट? ये अर्थ है और अर्थ की ये एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट इज अ प्लेस, ऑर्बिट इज अ पाथ इन विच अर्थ रोटेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन। राइट? अर्थ क्या है? ऑर्बिट एक पाथ है जिसके अराउंड सन को अर्थ रिवॉल्व करती है, रिवोल्यूशन करती है। ठीक? अब ये हमारा 2 चीज हो गया। अब एक और हम लोग बनाते हैं, ऑर्बिट से परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं, और ऑर्बिट से परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल या वर्टिकल। इसको नॉर्मल बोलते हैं या वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है? और ठीक यहीं से हमारी एक्सिस पार हो रही है। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस। ये तीनों लाइन इमेजिनरी है। राइट? इमेजिनरी लाइन है एक्सिस। अब देखिए इसमें 3 आपकी एंगल बनी। कितनी एंगल बनी? 3 एंगल्स बने। पहला जो एंगल है फर्स्ट ये बना,
दूसरा इसके बीच में बना और तीसरा ये बना, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ ऑर्बिट। सो हम लोग क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑर्बिट। नॉर्मल या वर्टिकल प्लेन ऑफ ऑर्बिट के परपेंडिकुलर है, राइट। हम लोग लिखेंगे पहला फर्स्ट नॉर्मल, या फिर इसको हम लोग वर्टिकल भी बोलते हैं, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑर्बिट। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑर्बिट। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा इसमें जो हमारा एंगल है वो एंगल है आपके एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सिस। कौन सा, ये वाला एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सिस, राइट। ये जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सिस। ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ टिल्टेशन। ये क्या है, एंगल ऑफ टिल्टेशन है। देखिए ये नॉर्मल ऐसे खड़ा है और एक्सिस उस पर टिल्टेड है, राइट। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि एंगल ऑफ टिल्टेशन कितना होता है। एंगल ऑफ टिल्टेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि 23 डिग्री एंड हाफ आपकी एंगल ऑफ टिल्टेशन होगी या नहीं होगी, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, राइट। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपकी 66 डिग्री एंड हाफ होती है, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा अगर तो ये पूछेगा कि एंगल ऑफ टिल्टेशन किसके किसके बीच में होती है। तो एंगल ऑफ टिल्टेशन जो है आपके नॉर्मल और एक्सिस के बीच में होती है। नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो वर्टिकल है, जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ ऑर्बिट पे, राइट। तो नॉर्मल और एक्सिस के बीच में जो एंगल होगी उसको एंगल ऑफ टिल्टेशन कहेंगे, और एंगल कितनी होगी 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका ये वाला एंगल है थर्ड, ये किसके किसके बीच में है, एक्सिस एंड प्लेन ऑफ ऑर्बिट। एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ये क्या है, ये आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, कितना डिग्री है, ये है आपका 66 डिग्री एंड हाफ। कैसे है, ये आपका प्लेन ऑफ ऑर्बिट है और ये आपका एक्सिस है, और एक्सिस जो है वो प्लेन ऑफ ऑर्बिट पे इंक्लाइंड है, राइट। ऐसे टिका हुआ है, इंक्लाइंड है, इसलिए आपको इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए तो ये आपका तीनों क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लो, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल पे फर्स्ट जो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ टिल्टेशन, और ये दूसरा जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। होपफुली ये आपका क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी के बुक्स में दिए हुए हैं, पर वहां पे इस तरीके से डायग्राम बनाकर क्लियर नहीं किया गया है, ठीक। दूसरा जो हमें तीसरा जो हमें पढ़ना है बेसिक में, वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ से आपका क्या क्रिएट होता है, डे एंड नाइट, ठीक है। ये अप्रॉक्स 24 आवर्स में होता है रोटेशन ऑफ अर्थ, और इससे आपका डे एंड नाइट बनती है। सपोज ये हमारे सन है, सन से रेज आ रही है, और ये हमारा प्यारा पृथ्वी है, अर्थ है, राइट। तो सन से रेज आ रही हैं,
राइट। अब देखिए कुछ पोर्शन जो होगा अर्थ का लाइटेड होगा। जैसे आप एक बल्ब लेके और सामने एक क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल का बॉल रखिएगा तो देखिएगा कि उसमें आधा पोर्शन पे ऐसे सामने से लाइट जा रही है और पीछे वाला पोर्शन जिस पे लाइट नहीं पड़ रहा है वो डार्क है। तो ठीक अर्थ में भी उसी प्रकार से ऐसे फिनोमिना होता है। और जो पोर्शन जिधर लाइट पड़ती है उधर क्या है, इधर डे है, और जिधर लाइट नहीं पड़ती वो क्या है सर, वो नाइट है। राइट। और जिस जगह से जिस लाइन से एग्जैक्टली डे और नाइट डिवाइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए यहाँ पे एक रिलेटेड कंसेप्ट है कि सब यहाँ पे ही एक ऐसे लाइन जा रही है जो है आपकी इक्वेटर, और इक्वेटर पे हमेशा 24 घंटे दिन और 24 घंटे हमेशा इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात क्यों होती है। कोई भी सीजन हो इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। देखिए इक्वेटर भी एक ग्रेट सर्कल है और एंगल सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी एक ग्रेट सर्कल है, और दो ग्रेट सर्कल हमेशा एक दूसरे को हाफ में कट करेंगे। राइट। दो ग्रेट सर्कल हमेशा एक दूसरे को हाफ में कट करेंगे। तो हमेशा इक्वेटर का हाफ जो है वो डे साइड रहता है और हाफ जो है वो नाइट साइड रहता है। इसीलिए इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो है वो है चौथा, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहां पे होती है सर, ये ऑर्बिट में होती है। ऑर्बिट कैसी है, प्लेन है या इलिप्टिकल है, और ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। तो ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है। और ये कितने में होती है, ये होती है 365 या 364 एंड डेज एंड 6 आवर्स, 365 डेज। राइट। ये आपकी होती है। इससे क्या क्रिएट होता है सर, इससे क्रिएट होता है सीजन्स। राइट। इससे क्या क्रिएट होता है, सीजन्स। देखिए सीजन में एग्जाम के लिए हमें दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, एक है आपका इक्विनॉक्स और दूसरा है आपका सॉल्स्टिस। क्या क्या, इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस। तो इक्विनॉक्स में आपके दो चीजें याद रखनी है, दो डेट याद रखनी है। इक्विनॉक्स कब कब होता है, एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर। बुक में आपको एक दो दिन इधर उधर भी मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझिए। तो जो 21 मार्च है वहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर, हम लोग NH और SH से नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को डिनोट कर रहे हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को क्या होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को आपको स्प्रिंग होगा। राइट। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम। साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। और ठीक इसी प्रकार 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगी। इक्विनॉक्स में क्या होता है, इक्विनॉक्स में सर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती हैं। इक्वल डेज एंड नाइट होते हैं। इक्वल मींस 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात। तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को हमारा 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात दोनों ही हेमिस्फीयर पे होता है। ये बहुत इजी है इक्विनॉक्स को याद रखना। राइट। अब देखिए सॉल्स्टिस में क्या है, सॉल्स्टिस में दो इंपॉर्टेंट डेट है, एक है 21 जून और दूसरा है 22 दिसंबर। 21 जून और 22 दिसंबर। देखिए 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है। क्या होता है, समर सॉल्स्टिस। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसी दिन को विंटर
सॉल्स्टिस होता है। ठीक इसी दिन को क्या होगा, विंटर सॉल्स्टिस। ठीक, और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो विंटर सॉल्स्टिस होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो समर सॉल्स्टिस होगी। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर है कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है और उसी तारीख को साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस है, और 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है। अब देखिए समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस में क्या है, राइट? समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस में क्या है, देखिए जब हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिस हो रहा है, हम लोग ले लेते हैं एक डेट 21 जून वाला ले लेते हैं, ठीक है? तो समर सॉल्स्टिस में 21 जून को जो सन होंगे वो वर्टिकल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, कहां पे? एट द रेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, राइट? तो हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन जो है वो लॉन्गेस्ट डे होगी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था इस पिछले साल, लॉन्गेस्ट डे कब होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? तो 21 जून को, ठीक है? और जब लॉन्गेस्ट डे होगी सर तो शॉर्टेस्ट नाइट भी होगी, राइट? और सन कहां है? वर्टिकल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, राइट? और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी सर? साउदर्न हेमिस्फीयर में सिंस इसी दिन विंटर सॉल्स्टिस है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट होगी, राइट? और शॉर्टेस्ट डे होगी, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखने हैं, राइट? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे कब है? नेक्स्ट डे हमारा है 22 दिसंबर। हमारे यहाँ क्या होगी? हमारे यहाँ मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा सर? वहीं सेम लॉन्गेस्ट नाइट, राइट? और लॉन्गेस्ट नाइट होगी तो शॉर्टेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट डे होगा। और इस दिन सन कहाँ रहेंगे? इस दिन सन रहेंगे वर्टिकल टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जिनको कैप्रिकॉन और कैंसर नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में देखेंगे, आप ज्वाइन करेंगे तो कैंसर और कैप्रिकॉन क्या होता है, राइट? और ये कहाँ है? ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ में, राइट? तो सन वहां होंगे तो हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट नाइट होगी, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगी, राइट? साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगी, ठीक है जी। तो ये है आपका 22 दिसंबर। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इक्विनॉक्स में, हाँ, इक्विनॉक्स में सन कहाँ होते हैं? इक्विनॉक्स में सन होते हैं वर्टिकल एट द रेट इक्वेटर। इक्विनॉक्स में सन वर्टिकल होते हैं इक्वेटर पे, ठीक है जी। तो आपको क्या रखना है याद? आपको याद रखना है कि इक्विनॉक्स कब कब होता है, किस किस डे को होता है। इक्विनॉक्स में इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होते हैं, राइट? जैसे 21 मार्च, 23 सितंबर। फिर आपको सॉल्स्टिस में याद रखना है कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस है, और समर सॉल्स्टिस में क्या होगा? समर सॉल्स्टिस 21 जून को जो सन है वो वर्टिकल है, एग्जैक्टली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और हमारे यहाँ इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन है तो हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट डे होगी, राइट? और 22 दिसंबर को जो सन है ओवरहेड है, वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। इसलिए वहां पे जो है हमारे यहाँ क्या होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट होगी और विंटर सॉल्स्टिस होगी। इसी के साथ एग्जाम से रिलेटेड जो आपके सीजन्स थे वो खत्म हो गए। अब एक बार देख लीजिए कि सीजन्स हमारे कितने हैं। सीजन्स हमारे यहाँ 4। कौन कौन से? पहला सपोज समर है। सपोज हम लोग फर्स्ट इन द लाइन ले लेते हैं
इसको फर्स्ट फर्स्ट इन द लाइन हम लोग ले लेते हैं समर को। तो समर के बाद क्या आएगा? समर के बाद डायरेक्टली विंटर नहीं आएगा, समर के बाद आपका आएगा ऑटम। याद है आपको सितंबर 23 सितंबर को हमारी इक्विनॉक्स में ऑटम थी, ठीक है। उसके बाद आएगा विंटर्स। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा हमारा स्प्रिंग जो अभी करेंटली चल रहा है, और उसके बाद आएगा आपका फिर से समर। तो ये 4 है। और समर सॉल्स्टिस कब होगी? समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी 21 जून को। ऑटम कब? ऑटम में हमारा इक्विनॉक्स कब होता है? 23 सितंबर को, राइट। और विंटर्स, हमारा विंटर सॉल्स्टिस कब होती है? विंटर सॉल्स्टिस होगी 22 दिसंबर को। और हमारा स्प्रिंग में इक्विनॉक्स कब होगा? इक्विनॉक्स होगा 23 मार्च को या 22 मार्च को, कोई भी आप यहाँ पे 21, 22, 23 किसी दिन हो जाती है, वो डेट आपकी वेरी करती रहती है। तो ये आपके जो है वो 4 सीजन्स हैं, और उसके साथ साथ इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।